एक सामान्य ये जीत हार नहीं है। देखिए, पूरे कैबिनेट के 8-8 मंत्री हार जाते हैं, डिप्टी सीएम हार जाते हैं, मुख्यमंत्री बड़ी मुश्किल से जीत हासिल कर पाते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए, वो परिणाम दो लाइन पर केंद्रित है। पहला है शांति, सुरक्षा और विकास, जो जनता ने चाहा। दूसरा चुनाव जो है वो राजनीतिक दलों ने लड़ा। राजनीतिक दलों ने जिस आधार पर चुनाव लड़ा वो था नारा, नीति और नेतृत्व। विधायक हारे हैं, बुरी तरह हारे, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों। बीजेपी में हमने देखा कि 2-3 अच्छे धुरंधर विधायक चुनाव हार गए। तो ऐसे बीजेपी के विधायक भी साफ हुए। क्यों साफ हुए? क्योंकि उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी। आप समय पे मिलते नहीं थे, आप काम नहीं कर पाते थे। जो उस समय प्रतिक्रिया दी, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता प्रतिक्रिया देने में भी बहुत सारी सतर्कता बरतती है। ऐसा पहली बार हुआ छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में कि एक नई प्रक्रिया की शुरुआत ये हुई कि छत्तीसगढ़ भी अब साउथ के ट्रेंड पर चल पड़ा है। 5 साल कांग्रेस राज करेगी, 5 साल बीजेपी। चाहे वो सीडी कांड हो, चाहे वो महादेव सट्टा का मामला हो, चाहे वो और भी तरह के तमाम तरह की चीजें हो, चाहे ईडी का मामला हो। क्या कि इनके आसपास के लोग जब करप्ट लगे तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को उनसे उभरना था। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसा नहीं, उन्होंने किया। उन्होंने मदद की, पैसा आर्थिक मदद भी की, नौकरियां भी थी। लेकिन जब एक बार रायता फैल जाता है ना, तो फिर उसको समेटना बड़ा मुश्किल होता है। बीजेपी इसी फिराक में रही। ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी इस सरकार से। अविश्वास पनप गया था, डर बैठ गया था कई लोगों में। तो कलेक्टर और एसपी तो ऐसे बदले जाते थे जैसे कि आप हर 3 महीने में बदल दिए थे। नमस्कार, एडिटर जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो गई है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, लेकिन इसका अनुमान किसी को नहीं था। तमाम जो राजनीतिक पंडित है उनका विश्लेषण धरे रह गए, तमाम जो एग्जिट पोल थे वो धरे रह गए। छत्तीसगढ़ की जनता ने साइलेंटली ये फैसला और इस तरीके से फैसला जो किया, इसके दरअसल मायने क्या है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो। ये 2003 में हुआ, 2018 में हुआ और फिर 2023 में ये दोहराया गया। तो आखिर क्या वजह है? जनता आखिर ये जो जनादेश है, इस जनादेश के मायने क्या है? क्या ये मोदी की गारंटी की जीत है? क्या ये 5 साल जो छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां थी, जो सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तानाशाही के आरोप लगे, अहंकार के आरोप लगे, उसके खिलाफ जनादेश है? ये 15 साल की रमन सिंह की सरकार जो थी, उसके द्वारा जो डेवलपमेंट के काम किए गए थे, छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर लाया गया था, क्या उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी के विकास परक जो नीति है उसके पक्ष में जनादेश है? आखिर इस जनादेश के मायने क्या है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके चिर परिचित मेहमान अनिल द्विवेदी, डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, क्या मायने हैं? क्योंकि तमाम जो आकलन थे वो तमाम आकलन धराशायी रह गए, सब तरह के राजनीतिक दलों के तमाम चीजें। तो आखिर ये जो साइलेंटली जनता ने इतना बड़ा फैसला कर दिया, और एक सामान्य ये जीत हार नहीं है। देखिए, पूरे कैबिनेट के 8-8 मंत्री हार जाते हैं, डिप्टी सीएम हार जाते हैं, मुख्यमंत्री बड़ी मुश्किल से जीत हासिल कर पाते हैं। तो ये जनादेश के मायने क्या है? देखिए संजय, जनादेश 2023 आ गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए, वो परिणाम 2 लाइन पर केंद्रित है। पहला है शांति, सुरक्षा और विकास, जो जनता ने चाहा और उसी के आधार पर उसने तय किया कि अब बीजेपी आनी चाहिए, कांग्रेस की विदाई होनी चाहिए। तो ये जनता ने चुनाव लड़ा कि शांति, सुरक्षा और विकास चाहिए। इसके लिए हमने मतदान किया है, इसके लिए हमने विधायक बदले, इसके लिए हमने मंत्रियों को खदेड़ा और इसके लिए हमने पूरी सरकार ही बदल के रख दी। जहां तक दूसरा चुनाव जो है वो राजनीतिक दलों ने लड़ा।
राजनीतिक दलों ने जिस आधार पर चुनाव लड़ा वो था नारा, नीति और नेतृत्व। नारा मतलब कि क्या आपका विजन होगा सरकार में आने का, नीति यानी सरकार में आने के बाद आप पब्लिक के लिए क्या करेंगे, जनता के लिए क्या योजनाएं देंगे, किस तरह से सरकार चलाएंगे, और नेतृत्व का मतलब ये होता है कि आप कौन सा चेहरा आगे रख करके सरकार चलेगी, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा। और इन दोनों फैक्टरों पर ही ये पूरा चुनाव केंद्रित रहा। और सबसे बड़ी बात ये रही संजय कि विधायक हारे हैं, बुरी तरह हारे, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों। बीजेपी में हमने देखा कि 2-3 अच्छे धुरंधर विधायक चुनाव हार गए जी, अकलतरा से विधायक हार गए, सौरभ सिंह हारे हैं, कृष्णमूर्ति बांदी हारे हैं, धमतरी से रंजना साहू हारी हैं, शिवरतन शर्मा भाटापारा से हार गए। तो ऐसे बीजेपी के विधायक भी साफ हुए। क्यों साफ हुए? क्योंकि उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी। आप समय पे मिलते नहीं थे, आप काम नहीं कर पाते थे, आप 5 साल आपने डेवलपमेंट कुछ नहीं कर पाए होंगे। जब कांग्रेस के लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाए तो बीजेपी के विधायक कहाँ से कर पाते? उनको विकास राशि मिल नहीं पाई। तो बीजेपी के भी विधायक भी हारे, कांग्रेस के तो बुरी तरह हारे। आप देखिए कि 9 मंत्री चुनाव हार गए और 2 मंत्री जरूर जीत करके आए, उसमें से एक 3 अनिला भेड़िया जीती, जिनका बहुत अच्छा नेचर रहा और उन्होंने एक अपने इलाके में पकड़ बना के रखी। वो अपनी जड़ों को उन्होंने नहीं छोड़ा था, इसके चलते अनिला भेड़िया जीती। कोंटा से कवासी लखमा जीते, आबकारी मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे और लगातार उनकी शादी ये 6वीं जीत थी। हालांकि बड़ी मुश्किल से जीते, बहुत मुश्किल से जीते। तो कवासी इसलिए जीते कि वो परंपरागत सीट से वहां से चले आ रहे थे। जनता ने गुस्सा जताया, लेकिन बॉर्डर पे आकर के उन्होंने खुद को साबित कर लिया। और मुझे लगता है कि मनीष कुंजाम यदि न खड़े होते तो शायद ये ज्यादा से जीतते कवासी। मनीष कुंजाम ने उनको काफी डैमेज किया। और तीसरा मंत्री कौन जीते? उमेश पटेल। उमेश पटेल भी देखिए आप परंपरागत सीट रही, उनके पिताजी ने उसको हरियाली सींचा, बड़ा किया, उस सीट से उनका काफी सम्मान था, इसलिए खरसिया से उमेश पटेल भी जीते। वे भी बहुत मिलनसार रहे, उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही होगी और वो तो अच्छे खासे वोट से जीते। मुझे लग रहा है शायद 18 या 20 हजार से ज्यादा से 27-28। तो मंत्री हारे। और देखिए ये चुनाव वाकई में इतना अदृश्य तरह के था। आप देखिए कि एग्जिट पोल भी आए तो सब कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे और इतना जरूर था कि उन्होंने अपनी साख इतनी बचा ली एग्जिट पोल ने कि उन्होंने कहा कि बीजेपी कांटे की टक्कर दिखाई और एक बॉर्डर दिखाया, कितने से इतने तक में आप आ सकते हो। लेकिन अधिकतर एग्जिट पोल, लगभग सारे एग्जिट पोल ने कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं आ सकती। और हम लोग भी जो उसका कारण था, दरअसल जनता से पूछने गए तो जनता ने ये कहा, जनता ने जो उस समय प्रतिक्रिया दी, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता प्रतिक्रिया देने में भी बहुत सारी सतर्कता बरतती है। संभव है कि उन्होंने वोट किसी और को किया होगा, बाहर आकर के कुछ और कहा होगा, ये भी हो सकता है एक कारण। देखिए मैं ना साहब ऐसा मानता हूं कि छत्तीसगढ़ का जो पानी है, उसकी जो नदी महानदी है, बड़ी शांत है, बहुत लंबे समय तक बहती है और बहुत कई राज्यों से होकर गुजरती है। देश की बड़ी महानदी है, उसका उद्गम स्थल है और बड़ी शांत होकर बहती है। ठीक यही नेचर, यही व्यवहार जब आप उस पानी को पीते हैं या वहां के जो नागरिक हो तो उन पे आ जाता है। आप चंबल चले जाइए, बड़ा विद्रोही स्वभाव है वहां का। आप हरियाणा चले जाइए, तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं वहां के लोग। बिहार चले जाइए, पहले से कह देता है कि भैया मैं इसका हूँ, मैंने इसको दिया है, मैं वो बहुत वोकल है। तो बिहार, छत्तीसगढ़ में नहीं है। बिहार, यूपी, राजस्थान या बाकी अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ के लोग शांत हैं और शांत बिल्कुल होकर के लेकिन सटीक फैसला करते हैं। और ऐसा पहली बार हुआ छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में कि एक नई प्रक्रिया की शुरुआत ये हुई कि छत्तीसगढ़ भी अब साउथ के ट्रेंड पर चल पड़ा है। 5 साल कांग्रेस राज करेगी, 5 साल बीजेपी करेगी। हालांकि ठीक है, इसके बाद वो क्या करते हैं वो एक अलग इश्यू, लेकिन ट्रेंड तो आ गया। एक नई शुरुआत ये हुई है कि 5 साल बीजेपी राज करेगी, 5 साल भाजपा राज करेगी। अभी तो यही मैसेज दिया है और बहुत सारे संदेश है इस जीत में, कांग्रेस की हार में, बीजेपी की जीत में। मैं देख रहा था कि एक से एक कारण बताए गए कांग्रेस की हार के। पहला कारण बताया गया कि जो सरकार का नेतृत्व कर रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो तो बहुत अच्छे थे लेकिन उसकी सरकार को चलाने वाले लोग करप्ट थे। आप सारे अफसर देखिए आज जेल में हैं, 2-2 IAS जेल चले गए।
कितना ज्यादा करप्शन हुआ सरकार में। कांग्रेस कार्यकर्ता तो मेहनत करके पार्टी की सरकार बनवा देता है, लेकिन जो अफसर होते हैं करप्ट, जो दलाल किस्म के लोग होते हैं, वो आपकी छवि खराब करते हैं। नहीं, लेकिन और इसके चलते आपकी सरकार चली जाती हाँ है। देखिए, लेकिन इसका अगर आपके नीचे पूरा करप्शन हो रहा है और मुख्यमंत्री पर भी 508 करोड़ रुपए के करप्शन के आरोप लगे आखिर में, ईडी और उसने कितनी सारी कार्रवाइयां की, तो जाहिर सी बात है नेतृत्व अगर आपका है तो आप भी उससे नहीं बच सकते। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के आसपास भी जो आभा मंडल लोगों का बन चुका था जी, उन पर भी किस तमाम गंभीर तरह के आरोप थे और लगे। जी, चाहे वो सीडी कांड हो, चाहे वो महादेव सट्टा का मामला हो, चाहे वो और भी तरह के तमाम तरह की चीजें हों, चाहे ईडी का मामला हो, क्या कि इनके आसपास के लोग जब करप्ट लगे तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को उनसे उभरना था। राजधानी में भी कहा गया कि आप 4 सीटें एक व्यक्ति के कारण हार गए, ऐसा तो है नहीं। पहले भी चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस 3 सीटें हार जाती थी और भाजपा के पास 3 सीटें होती थी, आपके पास 1 होती थी। तो अभी आप एक व्यक्ति के चलते कैसे हार सकते हैं? आप एक ट्रेंड तो देखने को मिला जी कि अगर आप कवर्धा से देखें, साजा से देखें, रायपुर देखें और नारायणपुर और बस्तर का आसपास पूरा देखें, ये पूरा जब आप देखेंगे तो एक ट्रेंड दिखता है कि जहां जहां हिंदुत्व का मामला उठा, जहां जहां हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए गए, जहां उन पर हमले हुए, जहां धर्मांतरण का मामला हुआ, वहां क्लीन स्वीप हुआ। बिल्कुल हुआ। ठीक है, आप कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर बहुत बुरी तरीके से हारे विजय शर्मा से, और वहां का पूरा सीट जो है वो चला गया। उसी तरीके से रायपुर में आए, रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर हमला हुआ और उसको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया लोगों के बीच में, मुझे लगता है वो अपील किया 60,000 से ज्यादा वोटों से। ठीक है, उसी तरीके से जो है बस्तर में धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और जहां जहां वो नारायणपुर से लेकर के और आसपास जहां जहां वो फैला, वहां जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। तो ये हिंदुत्व का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि था। बिल्कुल रहा। और बीजेपी तो इसमें भी देखिए, जब मुद्दे उठते हैं तो बीजेपी उससे दूर नहीं भागती है, उसको केश करती है, उसको सच्चाई की परत तक जाती है। अब आप देखिए कि अगर हिंदू मुस्लिम क्लेश हो रहे हैं, अगर एक समुदाय कुछ हमले कर रहा है, तो आप कब तक चुपचाप उसको सहते रहेंगे? क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ना, और जब क्रिया की प्रतिक्रिया होगी तो दो तरफ के राजनीतिक दल भी अलग अलग तरीके से खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक की चिंता हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर अगर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकवाद पर को तवज्जो दी, उनको बचाया, तो बीजेपी ने बहुसंख्यकवाद की तरफ गई। बीजेपी उसने बोला कि हम हिंदुत्व के साथ खड़े हैं। और जब धीरे धीरे घटनाएं बढ़ी, पहले तो ये बस्तर से उठा, बस्तर में आप धर्मांतरण का मामले उठे। अभी तो बस्तर में पहले तो कहा जाता है कि धर्मांतरण का मुद्दा राजनीतिक है, लेकिन अभी मैं बताऊं, कांकेर के पास एक गांव है, वहां पर एक आदिवासी व्यक्तियों की लाश को इसलिए नहीं जलाने दिया गया क्योंकि वो ईसाई बन चुका था। कहा गया कि जब तक वो ईसाई हिंदू नहीं बनता है या उसके तब तक हम उसका ये नहीं होने देंगे। ये चीजें यदि धर्मांतरण हो रही है, भारी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है, तो आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। आप कसते क्यों नहीं है? आखिर संविधान के खिलाफ तो है ना ये, कि आप किसी को लालच दे करके आप धर्मांतरण कैसे कर सकते हैं? और इस तरह की घटनाएं हुई तो कांग्रेस ने उससे मुंह मोड़े रखा, क्योंकि उसका जो वोट बैंक था मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक, ये इसका उनको खतरा था कि छिटक जाएगा। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर आप आइए कवर्धा में जिस तरह से उपद्रव हुआ, शांति भंग हुई, दो समुदायों में झड़प हुई, लड़ाइयां हुई, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी हो रही है बहुसंख्यक समुदाय की, तो बीजेपी फेवर में उतरेगी कि भाई हमारे लोगों की गिरफ्तारी क्यों हो रही है, आपके इलाके की भी गिरफ्तारी कीजिए लोगों की। वो नहीं हुई और वो मामला बढ़ता चला गया। वही स्थिति साजा में हुई। साजा में आप देखिए कि घर जला दिए गए, मर्डर हो गया। ठीक है, हो सकता है कि दोनों तरफ से कुछ बातें हुई होंगी, झड़प हुई होगी, पत्थरबाजी हुई होगी, लेकिन आप मर्डर कर देंगे किसी का, और मर्डर यदि आपने कर दिया तो क्या लोग चुप हो जाए? उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस पर भी अनावश्यक दबाव आया कि आपको कार्रवाई नहीं करना है। और कभी कभी होता ही है कि आप यूपी में जाके 50 लाख दे के आ जाते हैं, और छत्तीसगढ़ में किसी का ऐसा मर्डर होता है तो आपसे 5 लाख भी नहीं निकलता है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसा नहीं, उन्होंने किया, उन्होंने मदद की, पैसा आर्थिक मदद भी की, नौकरियां भी दी। लेकिन जब एक बार रायता फैल जाता है ना, तो फिर उसको समेटना बड़ा मुश्किल होता है।
बीजेपी इसी फिराक में रही कि बीरनपुर की घटना को उसने पूरे राज्य में हिंदुत्व की घटना बना दिया। कवर्धा में जो घटना हुई थोड़ी सी झड़प की घटना थी, प्रशासनिक चूक के कारण, प्रशासनिक चूक ही मैं कहूंगा, उसमें तो मुख्यमंत्री ने अच्छे आदेश दिए, प्रशासनिक चूक के चलते बीजेपी को उसको हथियाने का मौका मिला। तो ये एक मुद्दा सभी जगह, रायगढ़ में भी आप देखिए, रायगढ़ में ईसाई मिशनरियां जो जशपुर और बगीचा में घटनाएं हुई वो भी हिंदुत्व के ध्रुवीकरण का कारण बनी। तो एक बड़ा मुद्दा ये था। दूसरा मुझे लगता है कि हालांकि अब कहते हैं कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव ने साबित किया है कि भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार के आधार पर भी लोग जो है साइलेंट रहते हैं, खासकर छत्तीसगढ़ की जनता, और लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो वो जनादेश दे देते हैं। आपको लगता है भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा था? बिल्कुल हुआ, और इसके चलते ही केंद्र ने ईडी को यहाँ पे भेजा। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस रूपी पूंछ पर केंद्र सरकार का ईडी रूपी पैर रखा हुआ था पिछले 1.5 साल से चल रहा था, 1.5-2 साल हो गए। बल्कि ईडी क्यों आई? क्योंकि जब उसको लगा कि यहाँ करप्शन बहुत तादाद में हो रहा है। देखिए, बीजेपी को ये तो तय था कि कांग्रेस के मंत्री या मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी जो आरटीआई लगा सकती थी, घोटाले उठा सकती थी, वो नहीं किया। कांग्रेस ने जो 2013 से 18 के बीच में किया था कि आरटीआई लगा करके रमन सरकार के बहुत से घोटाले उसने निकाले, वैसा बीजेपी नहीं कर पाई। लेकिन बीजेपी को लगा कि एक ज्वाइंट करप्शन हो रहा है, दलाल है उसमें, व्यापारी हैं उसमें, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और इन तीनों ने मिलकर के यदि करप्शन किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने ईडी को लगाया पीछे। धीरे धीरे ईडी आई, परत दर परत उसने प्याज के छिलकों की तरह सबको उधेड़ा, और क्या सामने आया कि आप कोल में घोटाला कर रहे हैं, आप खनन में घोटाला कर रहे हैं, आप आबकारी में घोटाला कर रहे हैं, हर जगह घोटाले हो रहे हैं। और जब धीरे धीरे सबूत मिलते चले गए, और जिस तरह 2-2 आईएएस अंदर चले गए, जिस तरह दलाल कुछ गिरफ्तार हुए जो सरकार के आसपास में थे, सूर्यकांत वगैरह इनके नाम, फिर 2-2 आईएएस को अंदर भेजा गया, सौम्या चौरसिया जिस तरह अंदर गई, और भी जिस तरह से लोगों के नाम जुड़ते चले गए, तो जनता को ये लगा कि नहीं यार, ये तो करप्शन हो रहा है। दूसरा पीएससी घोटाला, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बड़ा घोटाला ये था। इसमें तो युवाओं को ध्रुवीकरण करने का मौका मिला, वो पूरी तरह बीजेपी के साथ खड़े हो गए कि एक आईएएस, एक पीएससी का चेयरमैन क्या पारदर्शिता रखता है कि अपने ही घर के 4-4 रिश्तेदारों को वो करा दे रहा है। राजभवन में कोई आईएएस तैनात है, उसके दामाद, बेटी, बेटे सब सिलेक्ट हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि ऐसा कैसे संयोग हो सकता है कि 5-5 आईएएस अफसरों के बेटे बेटियां रिश्तेदारी आ जाएंगे, और उसको कार्रवाई नहीं करना, ये कांग्रेस की बड़ी गलती थी। मुझे लगता है कि कठोर कार्रवाई हो जाती, कम से कम पीएससी चेयरमैन पर ही अगर आप नकेल कस देते तो इतना कम से कम, इतना नहीं, युवा ये बोलते चलो भाई एक बार इन्होंने किया तो इन्होंने इसकी सजा दे दी। आपने उसको ढकने की कोशिश की। मुझे आज भी याद है कि राहुल गांधी आए और जब उन्होंने ट्रेन में यात्रा की तो वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। मुख्यमंत्री के सामने जब कुछ युवाओं ने बोला कि पीएससी में गड़बड़ी हुई है सर, तो सीएम बोलते हैं कि हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं है। वो बार बार वही कहते थे, वही कहते थे। वो आपने कार्रवाई करना चाहिए आपको। सरकार से बड़ा, सरकार की छवि और राजनीतिक दल की छवि से बड़ा कुछ नहीं होता है। आप कुछ 1-2 अफसर को बचाने के लिए, इसलिए कि कुछ कांग्रेस नेताओं के बेटों का भी हुआ सिलेक्शन पीएससी में, तो पीएससी का मैटर ध्रुवीकरण हुआ, युवा भयानक उससे नाराज हुए। और बताओ आपको, बीजेपी का सोशल मीडिया कैंपेन के आगे कांग्रेस इस बार धराशायी हो गई। आप देखिए क्या कैंपेन था बीजेपी का, और यही मुद्दा था पीएससी के मुद्दे पर ही। तो पीएससी के मुद्दे पर भी कार्रवाई नहीं करना। और एक और विनिंग फैक्टर मुझे लगा कि ये भी था कि इन्होंने कहा कि हम जैसे ही आएंगे तो पीएससी, व्यापम, बाकी जितनी भर्तियां हुई है उसकी तमाम घोटाले की जांच करेंगे, उनके तमाम दोषियों को जेल के शिक्षों के पीछे रखेंगे, और साथ ही हम 2 साल के अंदर 1 लाख नई भर्तियां भी करेंगे। ठीक, ये बीजेपी ने वादा किया। तो इससे मुझे लगता है कि युवाओं का जो फर्स्ट टाइम वोटर थे और जो युवा वोटर थे, उन्होंने एक तरफा बीजेपी को शायद वोट किया, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। ये ठीक है कि कुछ भर्तियां सरकारी स्तर पर हुई, पर जितनी तादाद में आपने वादा किया था कि हम करेंगे, वो आपने नहीं कर पाए। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। इंडस्ट्री
डेवलपमेंट होता है तो रोजगार मिलते हैं। आपने इंडस्ट्री डेवलपमेंट कुछ किया नहीं। मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल तो छोड़ दीजिए, कोई नेशनल कंपनी 5 साल में नहीं आई होगी, एमओयू भी नहीं हुए उनके साथ, कुछ काम भी शुरू नहीं हुए। तो युवा को ऐसा लगा कि यार नौकरी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं सरकार को रख करके, इसलिए इनको बाहर किया जाए। तो युवाओं ने भारी तादाद में वोट डाले। और करप्शन एक बात और साफ कर दूं कि रमन सरकार की एक पारदर्शिता ये थी करप्शन को रोकने के लिए कि जितने भी ऑन टेंडर होंगे वो ऑनलाइन होंगे। आपको चर्चा निकली इसलिए बता रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, देश के एक बड़े नेता बीजेपी के जो बाद में उपराष्ट्रपति बने, ठीक, उनके किसी परिचित की कंपनी ने यहाँ पे काम लिया। बात हुई, बीजेपी सरकार में चली, जा करके मिले, आपको मालूम है उनको काम नहीं मिला क्योंकि ऑनलाइन टेंडर था, जो जितना डालेगा उसको उतना लाभ मिलेगा। सोचिए आपकी इतने बड़े व्यक्ति को रमन सरकार ने टेंडर देने से मना कर दिया, उनको काम नहीं मिला। क्यों नहीं? क्योंकि आप ये दिखा रहे थे कि हमने एक पारदर्शिता रखी है। उसमें क्या हुआ आप देखिए, खरीज घोटाला जो हुआ या कोल घोटाला हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें तो ऑनलाइन टेंडर में ही छेड़छाड़ की गई। ऑनलाइन सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया आपने, खत्म करके और दूसरा आपने जो है कोलैप्स कर दिया आपने। तो ये जनता को समझ में आता है ना, अब तो पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझ गए कि क्या है। तो करप्शन एक बड़ा मुद्दा रहा, और जैसे जैसे ईडी आगे बढ़ती गई, उसने घोटालों को उजागर किया। फिर जिस तरह के आईएएस अफसरों के घर में जिस तरह की चीजें मिली, करोड़ों रुपए मिले, सोने मिले, जेवर मिले, इससे ये पता चला कि यार सरकार में करप्शन है और इसको रोकने का कोई मादा सरकार के पास नहीं दिखता है जी। और एक बात और, ईडी भी एक मुद्दा जी, ईडी एक बड़ा मुद्दा था और वो करप्शन से ही पूरा मिला जुला मामला था। दूसरा, अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो बस्तर और सरगुजा, ट्राइबल क्षेत्र में काम न होना, डेवलपमेंट न होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। क्योंकि आप देखिए सरगुजा पूरा जो है राजा साहब का पूरा प्रभाव, टीएस सिंहदेव का खत्म, उनको भी जनता ने हरा दिया। 14 के 14 सीट बीजेपी के पक्ष में आ गई। बस्तर की 12 में से 8 सीटें आई। तो इससे एक चीज ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको एड्रेस करने में पिछली सरकार विफल रही, उसको एड्रेस नहीं कर पाई, उनका विश्वास नहीं जीत पाई। और मैदानी इलाके और जो वनवासी इलाके हैं, उस दोनों में अंतर है। उस दोनों के अंतर को जो है ना, ये मुझे लगता है कि ठीक से समझ नहीं पाए, और ये भी एक शायद बड़ा कारण है। सरगुजा में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, 20 की 20 सीटें आ गई। 14 सरगुजा जिले की बात कर रहा हूं, संभाग में 24 है, संभाग में 14 सीट है। हाँ। तो 14 की 14 सीटें बीजेपी के पास आ गई। बस्तर में भी आप देखिए शायद 8 या 9 सीटें, 8 सीटें बीजेपी के पास। ये जो आदिवासी बेल्ट थे, यहाँ कुछ प्रमुख मुद्दे काम किए। पहला था नक्सलवाद, हालांकि बस्तर तक सीमित था, लेकिन ट्राइब्स तो एरिया वो भी है। दूसरा था तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता एक बड़ा मुद्दा था। तीसरा था बेरोजगारी, वहां के युवा बेरोजगारी से बहुत परेशान थे। चौथा था उद्योगीकरण। देखिए, कांग्रेस सरकार ने आते से ही आदिवासियों की जमीन जरूर लौटा के श्रेय लूट लिया, लेकिन जो पढ़ा लिखा युवा था ना, उसने इस बात पे आपत्ति जताई कि यार टाटा स्टील क्यों भेज दिया आपने। टाटा स्टील यदि बस्तर में आता, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, देश की नंबर 1 इंडस्ट्री, आज बस्तर में देखिए कोई बड़ा उद्योग नहीं है, प्राइवेट। सरकारी आप भले ही खोल दीजिए, एनएमडीसी काम कर रहा है, नगरनार स्टील प्लांट काम कर रहा है, लेकिन वर्षों से लेकिन प्राइवेट कितनी इंडस्ट्री आई वहां पे? नहीं आई। एक आ रही थी टाटा स्टील, तो आपने उसको खो कर दिया। लाल फीताशाही का कारण बताते हुए वो यहां से विदा हो गए। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था, औद्योगिकरण नहीं हुआ, डेवलपमेंट तो रुका ही हुआ था। कुछ तो नक्सलियों ने अपनी बंदूक के चलते रोक रखा है, और कुछ सरकार की आर्थिक संसाधन की कमी के चलते डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो आदिवासियों को ऐसा, आदिवासी भी पढ़े लिखे थे। फिर वहां शराबबंदी भी एक बड़ा मुद्दा था, चाहे न सिर्फ महिलाओं के बीच में, बल्कि वो सरगुजा में भी और बस्तर में भी। तो लेकिन जो आपने सरगुजा की बात कही है, इन्हीं में से बहुत से फैक्टर वहां भी लागू हुए। मैं उदाहरण देता हूं आपको। बैकुंठपुर में 18 करोड़ की एक सड़क बनी, ठीक, बनना था 12 किलोमीटर, बनी 4 किलोमीटर, पेमेंट पूरा हो गया, 3 महीने में धुल गई।
तो जब आदमी देखता है ना कि 18 करोड़ का आपने रोड बना डाली और 3 महीने में धुल गई, वो भी आपने पूरी नहीं बनाई। पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के यदि चुनाव जीता है तो एक उसने आदर्श मॉडल रखा विकास का कि जब हमारी सरकार थी तो हमने ये बनाया। हम उदाहरण देख ले रायपुर का। रायपुर में कितनी इमारतें खड़ी की उन्होंने, कि नया रायपुर पूरा खड़ा कर डाला। मतलब कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बीजेपी के राज में। तो जनता को ये लगा इस चुनाव में कि नहीं यार, डेवलपमेंट का मॉडल तो बीजेपी का बहुत अच्छा है, तो हम उसे जिताएंगे, और उसके फेवर में उन्होंने वोट दिए। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करना, ये जो भरोसा दिखाया बीजेपी ने कि हम ये करेंगे, युवा तो स्वाभाविक है, अगर इधर चले गए थे तो इनके साथ ही खड़े होना उनकी मजबूरी है। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो अगली बार इनको भी धो देगी युवा। तो ये एक कार तो वो सरगुजा में भी दिखाई दिया ये चीज। फिर वहां के जो मंत्री थे, वहां की देखिए राजनीतिक जो अस्थिरता बनी रही, टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी, इसमें विधायक भी पीसे, किसी का काम नहीं हो रहा है, सारे डेवलपमेंट मॉडल आपने रोक दिए, उनके कोई विचार से प्रोजेक्ट थे वो आपने रोक दिए, कार्यकर्ताओं के काम तो वैसे भी नहीं हो रहे थे, युवा आम जनता के भी काम नहीं हो पा रहे थे। और फिर इन दोनों की लड़ाई में या 2.5 के चक्कर में कुछ विधायक या तो इनकी तरफ आ गए या उनकी तरफ चले गए, तो उसको भी इनका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि जब आप एक दूसरे के खिलाफ विधायक हो गए तो वो नुकसान किसका होगा? आप ही का होगा, पार्टी का। और ये भी तो तय था कि ये सबको मालूम है, शीशे की तरह साफ है कि आपने पहले दिन से टीएस सिंहदेव और अपने जितने प्रतिद्वंदी थे सबको निपटाने के लिए आपने पहले दिन से तैयारियां शुरू कर दी, वहां खेमेबंदी शुरू कर दी। आपने जिस तरीके से टीएस सिंहदेव के सामने बृहस्पति सिंह और अमरजीत भगत को खड़ा किया और उनको जगह जगह अपमानित किया, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अलग अलग खेमों में बट गई, वो भी हार का एक बड़ा कारण है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अब देखिए, ये तो रहा ही, ये तो राजनीतिक गतिरोध जो बना रहा या राजनीतिक जो अविश्वास बना रहा, वो भी एक बड़ा फैक्टर हुआ। टीएस सिंहदेव का पद से इस्तीफा दे देना, विभाग से इस्तीफा दे देना, अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने जो लेटर लिखा उसी की 2 लाइनें उठा करके बीजेपी ने पूरे चुनाव में घेर लिया कांग्रेस को कि आपने 14 लाख मकान नहीं दिए, ये हम नहीं कह रहे, ये आप ही का मंत्री कह रहा है। तो ये एक बड़ा हथियार मिला बीजेपी को कि उसी के मंत्री के हथियार से आपकी सरकार को उन्होंने घायल किया या पूरी तरह से सरकार से हटवा दिया। एक फैक्टर और है संजय, जो आप बात कर रहे थे कि क्या फैक्टर थे चुनाव हारने के, शासकीय कर्मचारियों की नाराजगी, ये भी एक बड़ा फैक्टर। बिल्कुल। और मोदी सरकार ने तो जैसे केंद्र के कर्मचारियों को धीरे धीरे महंगाई भत्ता और ये सब बढ़ाया, भूपेश सरकार ने 3 साल तो रोक के रखा उन्होंने, नाराजगी बढ़ती रही उनकी, और तब दिया जब उनको 2 साल बचा था, तब उन्होंने वो भी छोटी छोटी किस्तों में दिया। तो एक तो आपने नियमितीकरण की बात की थी, नियमितीकरण नहीं किया, उसी में मैं आ रहा था कि आपने शासकीय कर्मचारी जो करीबन 40,000 है, आपने कहा 32,000 या 40,000, आपने कहा कि हम नियमितीकरण करेंगे, चाहे वो शिक्षा कर्मी हो, चाहे वो सभी विभागों के कर्मचारी हो, संविदा कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, हर हम देखते थे कि हर 2 महीने में एक आंदोलन होता था, ठीक है, और वही बूढ़ा तालाब में आंदोलन होते थे। विधवा महिलाओं ने तो अपने केस कटा करके आंदोलन की, आपको उनकी भी चित्कार सुनाई नहीं दी। तो ये जरूर था कि थोड़ा मजबूरी कांग्रेस सरकार की ये थी कि आर्थिक खजाना पूरा खाली पड़ा था, आपने इतने वादे, इतने मुफ्त में रेवड़ियां बांट दी थी कि पैसा आ ही नहीं रहा था। जब आएगा नहीं तो आप काम कैसे कर पाओगे, वेतन तक देने के लाले पड़ गए थे। लेकिन वादा होता है, शासकीय कर्मचारियों की नाराजगी जो लाखों में है, शासकीय कर्मचारी वो भी नहीं चाहते थे कि दिया। एक बात और, चूंकि शासकीय कर्मचारियों की बात चली, ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी इस सरकार से, अविश्वास पनप गया था, डर बैठ गया था कई लोगों में। तो कलेक्टर और एसपी तो ऐसे बदले जाते थे जैसे कि आप हर 3 महीने में बदल दिए थे आप। आईएएस है, आईपीएस है, एक अपने माइंडसेट के साथ आते हैं काम करने के लिए, और आपने यदि किसी को पोस्टेड किया तो 3 महीने का समय तो दे रहे हैं आप बस। और लोग उसको भी नहीं भूले थे कि एक राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी सारे आईएएस को चीफ सेक्रेटरी से लेकर के नीचे तक के लोगों को निर्देश देते थे और मानना पड़ता था। ये भी एक अपने आप में बड़ी बात थी। दूसरी बड़ी बात ये थी कि जो कार्रवाइयां हुई बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर, वो जिस तरीके से हुई वो भी एक बड़ा कारण था। ईडी की इतनी छापेमारी चल रही थी तो अधिकारियों में ये भी था कि ये सरकार रहेगी
तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर बदलेगा तो ही ये सिलसिला रुक सकता है। बिल्कुल, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे लगता है। बिल्कुल फैक्टर था। आईएएस लॉबी नहीं, ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती थी कि सरकार रिपीट हो, इसलिए ठीक है उसके हाथ में बहुत ज्यादा चीजें नहीं रहती हैं, लेकिन सरकार का बहुत सा तंत्र वो हैंडल करते हैं। कलेक्टर हैं, एसपी हैं, और अगर आप धीरे धीरे इनको आप बदल देते थे हर 3 महीने में, तो कानून व्यवस्था नहीं सुधर पाती थी, प्रशासनिक सिस्टम ठीक नहीं हो पाता था। तो ये कारण रहे कि जो प्रशासनिक स्तर पर है उससे भी इसको संभालने में इन्हें समस्या हुई। फिर महादेव सट्टा आ गया, उसके चलते आपकी बहुत बदनामी हुई। 508 करोड़ के आरोप जो बीजेपी ने लगाए, आप उसको साबित नहीं कर सके कि नहीं गलत आरोप है, क्योंकि जो विक्टिम था, जो आरोपी था, उस आरोपी ने वीडियो बना के जारी कर दिया। तो पूरे देश में हल्ला चला गया कि 508 करोड़ का मामला है। महादेव वेब पे बड़ा चर्चित में रहा। वो एक सोशल मीडिया में लाइन चली ना संजय, कि इस राज्य में 3 लोगों ने चुनाव लड़ा, पहला सिंहदेव, दूसरा महादेव और तीसरा हसदेव। 3 देव चुनाव लड़ रहे थे। बिल्कुल। और इन सब पे भारी पड़ गए श्री राम देव। ऐसा एक चला गॉसिप ये सोशल मीडिया। और एक उसके साथ साथ एक और बात थी, मतलब बीजेपी ने सब जगह इस सरकार को उपमा क्या दी थी, अकबर ढेबर बघेल की सरकार, अकबर ढेबर बघेल की सरकार। तो ये भी अपने आप में बड़ा अपीलिंग था लोगों को जो है। और जिस तरीके से ये 2 नाम जो पहले लिए जाते हैं, उन दोनों का जिस तरीके से सरकार में हस्तक्षेप था, और जिस तरीके से मुझे लगता है कि उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। देखिए, एक बात संजय मैं बहुत बेबाक कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है ना, वो मिली जुली संस्कृति है। यहाँ बिहार के लोग भी रह रहे हैं, यूपी के भी रहते हैं, पंजाबी भी हैं, राजस्थानी भी हैं, अलग अलग राज्यों से, और सभी देशों में ये है। आपने क्या किया कि छत्तीसगढ़िया बात को हवा दी। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संस्कृति राजदूत बने, संस्कृति को आगे बढ़ाया, इसमें दो मत नहीं है। बीजेपी ने वैसा बिल्कुल नहीं किया 15 साल में, जबकि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा का अभिमान आपको रखना चाहिए। बिल्कुल, वो आपने किया। लेकिन इसके बदौलत वो जो एक सेना खड़ी हो गई थी जी, और बांटने का जो काम किया कि ये बिहारी है, ये यूपी है, तो भैया छत्तीसगढ़ का पूरा इकोनॉमिकल सिस्टम तो इन्हीं लोगों के हाथ में है। आप उनको अलग कैसे कर सकते हो? भाई हर आदमी भारतवासी है, कहीं भी जाके रह सकता है, व्यापार कर सकता है, सब कुछ। लेकिन वो जो एक, मैं नाम भूल रहा हूँ, कौन सी सेना थी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जैसी संगठन खड़े हो गए, उसके चलते जो बड़ा तबका था, बड़े वर्ग थे, उनके बीच में एक असुरक्षा का भय बना। बिल्कुल, करे नहीं यार, ये तो वैसी स्थिति होगी कि जब जोगी सरकार में हम ये सब देख रहे थे, अब ये फिर चीजें होने लगी। ठीक है, आपके इरादे बहुत सही थे, मुख्यमंत्री बिल्कुल सही रास्ते पे थे। उन्होंने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात कही, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की बात कही, उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर खुद, उसमें कोई बुराई नहीं है, सांस्कृतिक उत्थान होना चाहिए। लेकिन इसके चलते ये जो सेनाएं खड़ी हुई, इन्हें रोकना चाहिए था। इनको आपको कहना चाहिए था कि नहीं भाई, आप ज्यादा करोगे तो हम ठीक नहीं। तो आपको कड़ा संदेश आप दे नहीं सके, और इसके चलते जो एक बड़ा तबका था, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे अलग समाज के, बहुत से समाज के अलग अलग वर्गों में एक डर बैठ गया, एक असुरक्षा बैठी, और एक खाई भावना आई उनमें। तो मुझे बोल नहीं सकते थे, ये चुप थे, ये वोटों में, हाँ ये चुप थे, बोल नहीं सकते, ये मुस्कुरा देते थे बस, लेकिन वोट में कन्वर्ट हुआ है। जी, तो ये भी एक नुकसान हुआ जी। तो ये तमाम मुद्दे आपने सुने कि आखिर क्या वजह रही हो। हालांकि जनता है, जनता जो है अपने तमाम मुद्दों का, जनता बहुत समझदार है, पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक सब समझती है, और पब्लिक ने सब कुछ समझते हुए अपना मतदान किया, और मतदान करके जो 5 साल की सरकार, भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार थी, उसको बहुत बुरी तरीके से विदा कर दिया। बुरी तरीके से मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि कैबिनेट के 8 मंत्री चुनाव हार गए, डिप्टी सीएम चुनाव हार गए, बस सरगुजा से और बस्तर से करीब करीब सफाया हो गया। ये बहुत बुरी हार कही जा सकती है निश्चित तौर पे। लेकिन तमाम कारणों की हमने अभी समीक्षा की, हमने चर्चा की। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और हमारी ये चर्चा आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार किसी अन्य मुद्दों को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।